लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं नियमित करने की मांग को लेकर, क्या बातचीत हुई? नहीं, नियमित तो हम उनको कर नहीं सकते, लेकिन कि जॉब सिक्योरिटी की बात जो थी वो हमने उनके लिए कर दिया, और उसमें कोई बाधा नहीं है। और उनकी कुछ 4 मांगे थी, वो 4 मांगों में हम कार्रवाई कर रहे हैं, और सारी की सारी एफडी में है, और जल्दी उसको हम पूरा कर देंगे। मेरे मुख्य मांग उनकी वैसे वही है कि जो 4 डिमांड उन्होंने हमारे पास रखी थी रूल की, दूसरी, वो सारा बना दिए हमने, एफडी में है, और जल्दी वो क्लियर हो जाएगी। सर ये बताएं कि जॉब सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, मतलब किस तरह की जॉब सिक्योरिटी, क्या वो दूसरे टीचर्स की तरह 58 साल के रिटायर होंगे? हाँ, उसी प्रकार से जैसे दूसरे टीचर को 58 साल का मिलता है, उसी प्रकार से उनको भी 58 साल तक वो नौकरी कर सकते हैं। और क्या सुविधाएं देने का फैसला लिया है? लेकिन समय समय पर कुछ सुविधाएं और भी उनको मिलती रहती हैं, जैसे उनको अभी जो तनख्वाह है उनकी हर साल बढ़ती रहती है, ये भी उनकी सुविधा है। अभी मेडिकल की बात थी, उनको मेडिकल देने की भी हमने कर ली। ग्रेजुएटी की बात थी, वो भी हम डिमांड मान ली, वो भी उनको देंगे। रूल बनाने के लिए उन्होंने हमारे से डिमांड की थी, वो भी हम सारा कुछ हमने बना दिए, रूल बना दिए, और वो सारा सारा एफडी में। आज जो मांग मिले हैं वो 4 मांगे क्या हैं इस सब के नहीं, पास? देखिए, ये 4 तो यही थी। आज तो उनकी एक डिमांड ये थी कि अगर कोई कर्मचारी जो गेस्ट टीचर है, अगर उसकी डेथ होती है तो उस स्थिति में उसके परिवार को आगे जॉब मिलनी चाहिए। तो अभी मैंने एसीएस साहब से बात की है, और उनका जो एप्लीकेशन थी वो मैंने उनके पास भिजवाई है, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो पहले ऐसा कोई प्रावधान था सर? नहीं, पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब आगे विचार कर रहे हैं। नहीं तो इस पे सरकार जैसे डेथ के केस में इसको ग्रेच्युटी केस भी बोल रहे हैं, क्या सरकार इस पे पॉजिटिव सोच रही है? बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हैं इसके बारे में, और अभी मैंने इनको लिखा, जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि पहले चीफ सेक्रेटरी ने ऐसा कोई लेटर निकाल भी रखा, जैसा इन्होंने मुझे बताया कि भी इस प्रकार का कोई लेटर है, तो मैंने उनसे कहा है कि वो लेटर और एक एप्लीकेशन अभी हम अपने एसीएस राजेश खुल्लर जी के पास भिजवाते हैं, और उसका देख लेते हैं। अगर वो बनता है तो निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। एक ये हाल ही में रिपोर्ट छपी है कि हरियाणा के जो स्कूल हैं हर 5वां पद उसमें खाली है। देखिए, स्कूलों में पद तो खाली हैं, इसको तो मैं स्वीकार कर रहा, और उसकी भर्ती के लिए भी हमने प्रक्रिया शुरू कर रखी। जल्दी ये प्रक्रिया हो जाएगी, लगभग 20,000 टीचरों की हम भर्ती करने लग रहे हैं। तो ये भर्ती होने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो पद खाली रहेगा नहीं, सारे जगह टीचर उपलब्ध हो सर जाएंगे। 2016 से जेबीटी अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हुए, तो सर इस पर क्या कहते हैं? देखिए, उसके लिए हमने क्या रखा, और क्योंकि जो पहला ड्राइव चल रहा, टीजीटी का ड्राइव चल रहा, वो कह रहे थे उसके बाद हम करेंगे, टीजीटी पीईटी के बाद, उसके बाद करेंगे। लेकिन अभी हमने मीटिंग की थी और मैंने कहा भी था उससे कि हम पहले भी विचार कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम पहले भी उस पर कर सकते हैं ट्रांसफर। एक दूसरा उसमें जिस तरह से 20,000 की भर्ती जो है कब तक आप कंप्लीट कर देंगे? देखिए, मेरा अनुमान है कि टीजीटी की जो भर्ती है तो वो हम अगले मास में कर लेंगे पक्का। अगले मास में, कब मास पूरा होने से पहले ही हम उसको कर देंगे टीजीटी की। पीजीटी की उससे अगले में कर देंगे, और HKRN के थ्रू भी जो हम रखने लग रहे हैं तो वो भी इसी दौरान हम रख लेंगे। ये जो HKRN के थ्रू रख रहे हैं, क्या ये भी गेस्ट का ही एक रूप? हाँ, बस जैसे पहले गेस्ट था उसी प्रकार से ये भी उसी प्रकार से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे कर्मचारी, तो कॉन्ट्रैक्ट की बजाय ये HKRN से हमने रखने इसलिए शुरू कर दिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ी कंप्लेंट इस प्रकार की आई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं कर्मचारियों को, उनमें से कुछ हिस्सेदारी वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ले लेता है। ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आई थी, तो उस पर विचार करके हमने ये निर्णय लिया कि सरकार की एक एजेंसी बन जाएगी और वही इस काम को करेगी। ये तो कितने जो रखे जाने हैं? उसमें और सुविधाएं भी मिलती हैं, APF या दूसरी जो भी उसकी होती हैं, वो ठीक तरीके से कटेगा, और उसकी जो तनख्वाह है पूरी उसके अकाउंट में जाएगी ठीक तरीके से, तो उसका कोई शोषण ना कर सके, इसलिए HKRN ने बनाया। कितने भर्ती होंगे? कल कल विपक्ष के 3 बड़े लीडर एक साथ इकट्ठे हुए, कुमारी शैलजा, रणवीर सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी। तो सरकार ने काफी गंभीर एलिगेशन लगाए नौकरियों के मामले में कि पेपर जो है लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? एक साथ बिल्कुल तीनों मामले- बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए ना जी। इनके टाइम में जितनी भर्ती आई उनको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब अनियमितताएं थी ना उनमें। और अनियमितताएं क्यों होंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा या भाई भतीजावाद होगा। अनियमितता तभी होगी ना जी, ऐसे तो अनियमितता हो ही नहीं सकती। आगे या तो मैं अपनी पसंद का कोई लगाड़ा जाता हूँ इसलिए मैं नियम तोड़ रहा, अरे या फिर भ्रष्टाचार कर रखा तो इसलिए नियम तोड़ रहा। और इतनी भर्तियां इनके टाइम की रद्द होगी तो वो साफ दर्शाती हैं कि इनके टाइम में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, इन्होंने किसी नियम का पालन नहीं किया। हमारी सरकार बने को 8.5 साल हो गए, अभी तक एक भर्ती तो बता दो कोई कैंसिल हुई हो?
अगर ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं इस प्रकार का है कि पेपर लीक हो गया दूसरा का, लेकिन उस पर भी हमने कार्रवाई करी, और जितनी मजबूती से कार्रवाई हमने करी, मैंने समझता कहीं की कि हमने अपने प्रदेश के नहीं, हमने जो दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की गड़बड़ करने वाले थे उन लोगों को भी पकड़ लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सीईटी को लेकर भी सवाल उठाए उन्होंने। सर उनका कहना यह है कि सीईटी के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके ऑप्शंस के अंदर आंसर ही नहीं थे, तो किस प्रकार बच्चा वहाँ पे एग्जाम देगा, और आप कैसे उनको वो कर सकते हो कि कोई अगर किसी ने बीटेक कर रखा है या किसी ग्रेजुएशन या किसी की एजुकेशन कम है, तो कैसे आप उनको की वैल्यू उसमें कर सकते हो? देखिए, जिस भी एजेंसी को जिस प्रकार से हम हायर करते हैं पेपर लेने के लिए, अगर कहीं कुछ इस प्रकार की खामी है तो निश्चित तौर से जो हमारा बोर्ड है वो उस पर ध्यान देता है, उस पर सर कार्रवाई करता है। नेताओं का एक साथ आना किस तरह से देखते हो आप? मतलब गाड़ी में बैठ के भी जाते हो आपके साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला? देखिए, वैसे तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये कह रहे सारे विपक्ष को इकट्ठा कर देंगे, संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। यहाँ तो अपने घर घर में ही मोर्चे बन रहे हैं, अब यहाँ पार्टी में ही मोर्चे हैं, अब दूसरे मोर्चों की जरूरत नहीं इकट्ठे करने की, पहले अपने ही मोर्चे इकट्ठे। तो ये दूसरे मोर्चे को इकट्ठा करने चले थे, ये अपना 3 मोर्चे यहाँ इकट्ठे गए, एक के खिलाफ 3 मोर्चे पार्टी में ही इकट्ठे गए, तो ये एक दूसरे के खिलाफ ही सारा दिन मोर्चे बना रहे। बाहर से मोर्चा मार्चा कोई इकट्ठा नहीं होना इनका, बड़े कर रहे, और सारे मोर्चे बड़े ऐसे ही हैं, वो सारे के सारे ही अपने आप ही सबसे बड़े लीडर हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, किसी के मार्गदर्शन में काम नहीं कर सकते, तो ये कुछ भी चलने वाला नहीं। ये तो यहाँ एक आदमी के मार्गदर्शन में काम नहीं करते तो पूरे देश में कहाँ किसी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। तो ये उसका ही एक मैसेज है कि ये मोर्चा अपने में बना रहे, कांग्रेस में मोर्चे बना रहे, बाहर का मोर्चा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के अंदर भी इस बार समर कैंप का आयोजन किया गया, कैसा रिस्पॉन्स है? ये अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया है। क्या कुछ एक्टिविटीज सब उसके अंदर करवाई गई? देखिए, जो टीचरों ने वहाँ निर्धारित की थी वो सारी एक्टिविटी करवाई गई, काफ़ी सफल है उसके बारे में। एलटीसी के बिल भी लटके हुए हैं सरकार 3-4 महीनों से, टीचर के लिए बाहर जाने का जो मिलता था। देखिए, आपका अभी प्रश्न है ये, अभी मेरे पास कोई इस प्रकार की कंप्लेंट तो आई नहीं, अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो सॉल्व कर देंगे। सर 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन संयंत्र आपके गृह जिले से बाहर जाने को लेकर नहीं, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो वहीं लगेगा। मोदी जी ने एक सुझाव दिया, और वो सुझाव बहुत खूबसूरत सुझाव है। मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि अगर कोयला बाहर से लेके यहाँ तक लेके आओ तो इसकी बजाय अगर वहीं से यंत्र लगा, क्योंकि बिजली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहीं से आप दोगे, आपने तो ग्रिड में ही देनी, यहाँ बनाओगे तब भी आप ग्रिड में दोगे, वहाँ बनाओगे तब भी आप ग्रिड में दोगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो पहले से विचार होना चाहिए था कि हम वहीं ज़मीन लेके वहीं प्लांट लगा के वहाँ से ग्रिड में देते, अब बिजली यहाँ ले लेते, तो बिजली कोई सड़कों सड़क तो आनी नहीं, तारों में से आना उसको। तो वो अच्छा सुझाव है, लेकिन जहाँ तक इस प्लांट की बात है तो इस प्लांट में कोई चेंज नहीं रहा, इस प्लांट को वैसे ही लगाया जा रहा जैसे पहले था, ये उसी प्रकार से है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कही वो अच्छी है, मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में शायद इस प्रकार का एक विचार बनेगा सभी प्रदेशों का कि वो वहीं लगाएं और वहाँ से ग्रिड में डाल दें बिजली, अपनी बिजली ले लें। सारे प्रोजेक्ट बाहर भेजे जा रहे हैं, कौन? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अब इसका तर्क दे दो ना। क्या है, मैंने तो कहा कि मान लीजिए कोयला हम झारखंड से लेके आते हैं, अगर हम झारखंड में ही थर्मल प्लांट लगा के ग्रिड में बिजली दे दें और अपनी हरियाणा में आके ले लें, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषय में ऐसा करते हैं तो अच्छा है, और मैं नहीं, दूसरे प्रदेश भी अगर करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो सर सरकार है लगातार स्मार्ट स्कूल बनाने की तैयारी में है और बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो आपने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की कि शौचालय तक नहीं है, बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमने कहा है कि कुछ स्कूल हैं। अब जैसा आप प्रश्न पूछोगे जवाब तो वैसे ही है। आपने प्रश्न पूछी है कि ऐसे स्कूल हमें बताओ जहाँ लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है, तो बहुत से छोटे स्कूल ऐसे हैं जहाँ अलग से शौचालय नहीं है। तो हमने कह दिया कि इतने स्कूल ऐसे हैं जहाँ शौचालय नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा, मैं आपको भी कह रहा कि आप जाके स्कूल देख के आओ। मैं दावे के साथ कह रहा कि देश में सबसे अच्छी बिल्डिंग हरियाणा के स्कूलों की है। ऐसा नहीं है कि हमारी बिल्डिंग अच्छी नहीं है, किसी के साथ हमारी तुलना कर रहा हूँ, हमारी बिल्डिंग अच्छी है। लेकिन मैं 18,000 स्कूल हैं, तो 18,000 स्कूल में कुछ स्कूल तो ऐसे भी होंगे जिनकी बिल्डिंग खराब होगी, कुछ स्कूल ऐसे भी होंगे जिनमें शौचालय अच्छे नहीं होंगे। इतनी बड़ी संख्या में कुछ होंगे ऐसे, लेकिन टोटल में अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो हमारे स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी हैं और अच्छे शौचालय वगैरह बने हैं। और दूसरा, फिर हमने निर्णय भी ले लिया ऐसा, हमने एक निर्णय लिया कि अगर किसी भी स्कूल की अगर मान लो 4 दीवारी नहीं है तो वो 4 दीवारी, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता, पीने का पानी है नहीं तो पीने का पानी, शौचालय की कमी है तो शौचालय, अगर ड्यूल टैक्स नहीं है तो ड्यूल टैक्स, और अगर ग्राउंड लेवल नहीं है तो ग्राउंड लेवल। ये 6 काम हमने निश्चित कर दिए, हर स्कूल में इनका होना जरूरी है। और इसके लिए सरकार ने एक फैसला कर लिया कि जिस स्कूल में भी मान लीजिए 1 लाख की जरूरत है, 10 की है, 20 की है, 25 की है, तो जितनी जरूरत वहां से लिख के भेज रहे उतना ही पैसा हम सीधा स्कूल को, स्कूल की एसएमसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम सीधा स्कूल को दे रहे और एसएमसी के द्वारा ही सारा काम
कराया जा रहा, तो और सारे स्कूलों में इस प्रकार से काम चल रहा। अभी तक 27 ब्लॉक जो हैं वो दोनों काम हो गए, हमने पूरे कर दिए। 27 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें ड्यूल टैक्स हमने पूरा कर दिया, 27 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें सिविल वर्क हमने पूरा कर दिया। ये हमारा एक सैंपल टेस्ट था। हमारा सैंपल टेस्ट जो था वो बिल्कुल कामयाब रहा, बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो गया। अब जो बाकी बचे हुए स्कूल हैं वो सारे के सारों में हम अब की बार इस साल में करने जा रहे हैं, और ये जो हमारा साल है इसमें हम सारा का सारा वो पूरा कर देंगे। स्कूलों को अपग्रेड करना और रेनोवेशन करने के काम को लेकर कितने स्कूल अपग्रेड कर चुके हैं और कितनों को रेनोवेशन हो चुका है? देखिए 100 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार में अपग्रेड कर दिए। जो 10वीं के थे उनको सबको हमने 12वीं कर दिया। लेकिन अभी भी अगर कुछ स्कूल है रहे और जिनमें छात्र संख्या जो है वो 80 से ज़्यादा है, 9वीं और 10वीं की 80 से ज़्यादा है, तो उन सारे स्कूलों को हम अपग्रेड करने लगे। ये टैबलेट जो +2 के बाद वापस लेने थे, आए भी हैं कुछ वापस? नहीं, निश्चित तौर से वो टैबलेट जो हैं वो वापस आए हैं। जिन बच्चों ने +2 कर लिया उन बच्चों ने वापस दिए, और ये और आने वाले टाइम में जो जैसे 10वीं में जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम देने लग रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है कि तो बहुत खराब दशा में है, दोबारा देने लायक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब इतने हमने 5.5 लाख दे रखे, 5.5 लाख में आपके पास अगर 50 खराब है गए, 100 खराब है गए, 5.5 लाख में तो 1 लाख आपके वापस आए होंगे, 1 या 1.5 लाख वापस आए होंगे। 1-1.5 लाख अगर वापस आएंगे तो उनमें 50-100 ऐसे भी होंगे, 200 भी ऐसे होंगे, 1000 भी हो सका ऐसे खराब होंगे। तो इसका मतलब इसको इससे नहीं लगा सकते कि सारे खराब हैं। अब होता ही है, स्वाभाविक है, बच्चों के हाथ में थे तो कुछ थोड़ा हो ही जाता है, इधर उधर खराब भी होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी उससे इतने खराब हो गए में। इतनी बड़ी संख्या में कुछ तो खराब हुई होती। ये भाजपा की लोकसभा की जो रैलियां होनी थी ये जून के महीने की, वो कंप्लीट हैं 10 की 10? देखिए हमने 10 रैलियां करनी थी और 10 में से 9 रैलियां हमने कर दी। हालांकि जो कैथल वाली रैली थी वो इस कार्यक्रम से पहले ही एक कार्यक्रम हो चुका है, वो भी लोकसभा का ही कार्यक्रम था, उसमें हो चुका है। और उसके बाद जब महासंपर्क अभियान चला उसमें 9 रैलियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जनता का इसमें रहा है। मंत्री जी, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं आपकी पार्टी के सीनियर नेता, वो अभी भी लगातार ये बात करते हैं कि भाजपा को अकेले चुनाव में जाना चाहिए और ये जो मौजूदा गठबंधन है खत्म कर देना चाहिए, भाजपा को इस बात से नुकसान हो रहा है और आपके साझीदार के पास अब वोट नहीं बचे हैं। देखिए अपनी अपनी राय है, और वो इतने बड़े लीडर हैं तो अपनी राय तो दे सकते हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन फैसला हाईकमान ने करना, जो हाईकमान कहेगा तो उसका आदेश चलेगा। आप किस तरह से देखते हैं, अकेले लड़ना चाहिए या गठबंधन करना चाहिए? नहीं, देखिए हर आदमी अपनी अपनी राय देगा तो चल नहीं सकता। परिवार में नहीं दे सकते अपनी, सारे अपनी अपनी राय पे चलेगा तो परिवार नहीं चल सकता, पार्टी तो कहाँ से चलेगी। तो पार्टी का एक निश्चित मत है कि जो हाईकमान कहेगा, क्योंकि हाईकमान बहुत बड़ा वो देख रहा, हम केवल अपना हल्का या अपना जिला या अपने आसपास देखते हैं। हाईकमान सारे को देख रहा, पूरे देश को देख रहा किस प्रकार चलाना। तो जो हाईकमान फैसला लेगा उसके अनुसार ही पार्टी चलेगी। अनुभव तो कुछ कहता होगा जरा। नहीं, राजनीतिक अनुभव की बात यही है, मेरा राजनीतिक अनुभव भी यही कहता है कि जो मुखिया है उसकी बात को मान के काम करना चाहिए। तो चौधरी वीरेंद्र की राय मतलब कैसी मानते हैं, उचित मानते हैं वैसे? मतलब नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी राय दी, वो उनकी राय है, लेकिन मेरा मानना यही है कि भी हम जो भी हाईकमान आदेश देगा उसके अनुसार पार्टी काम करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।